नमस्कार दोस्तों, प्रवीण कोक मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारा जो सेशन चल रहा था परसेंटेज का चल रहा था, उसमें हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। उम्मीद करता हूँ दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप दोनों पार्टों को अच्छे से लिखे होंगे और उनकी अच्छी प्रैक्टिस किए होंगे। तो आज का सेशन शुरू करें उससे पहले आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और बेहतर तैयारी करने के लिए सबसे मेन होता है वो लिखने के लिए नोटबुक और पेन आप साथ रखिएगा। ऐसे हमें टाइम पास नहीं करना है, जो भी पढ़ाया जाए उसको नोट डाउन करना है, लिखना है और साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस करना है। तो कल हमने सिंपल कैलकुलेशन टाइप के कैसे कैसे सवाल हल किए जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। मान लीजिए कोई चीज़ समझ में भी नहीं आई तो वीडियो को बार बार देखिए, अपने आप चीज़ें कवर हो जाएंगी। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज अपन सवाल लेंगे वो वर्दी और कमी वाले लेंगे। कौन से सवाल लेंगे? जैसे मान लो किसी वस्तु के भाव में कमी होना तो उसके खर्चे में क्या परिवर्तन होगा, किसी की आय ए की आय बी की आय से कम ज़्यादा होना, इस प्रकार के सवाल लेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिएगा, एक सवाल लिख रहा हूं। ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 10% कम है। ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? सवाल को ध्यान से लिखा, पढ़ो और देखो। ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? दोस्तों सीधी सी बात है, यदि एक की आय दूसरे से कम होगी तो दूसरे की आय पहले की आय से क्या होगी? अधिक होगी। तो मैं 2 कैंडिडेट की बात हो रही है, ए और बी। कह रहा है ए की आय बी की आय से, किसकी आय से? कंपेयर किससे हो रहा है? बी की आय से। तो बी की आय में क्या मान लो? 100 मान लो। बी की आय क्या मान लेता हूँ? 100। इससे कितना % कम है? 10%। तो 100 का 10% क्या होता है? 10। 10 कम है तो ये कितना है? 90 है। अरे ये कितना है? 90 है। तो ए और बी की आय का रेशियो मेरे पास क्या आ गया? 90:100 आ गया। अब देखो, बी की आय है वो ए की आय से, ए की आय से, ये बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है? 10 अधिक है। तो 10 अधिक है, किससे अधिक है? ए से ही तो अधिक है ना। तो ए की आय कितनी है? 90 और गुणा क्या कर देंगे? 100। 1/9 बताओ क्या होता है? 11C 1/9%। तो हमारा जवाब क्या हो गया? बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? 11C 1/9% अधिक है। आप ऐसे नहीं कहते, इसका फ्रैक्शन बना के लिख सकते हैं। देखो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। मैं लिखूं ए और बी, कह रहा है बी की आय से, तो बी की आय कितनी है? जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो आपको मान नीचे मिलेगा। तो बी की आय कितनी है? 10। ए की आय 1 कम है। कितनी कम है? 10 से 1 कम है, तो कितनी हो गई? 9। तो आप डायरेक्ट यूँ भी कह सकते हैं 9 से 10 है। तो बताओ बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है? तो ए की आय 9 है तो बी की 10 है, तो कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? ए से ज़्यादा है। और ए कितना है? 9 और गुणा क्या कर देंगे? 100। तो 11C 1/9% क्या है? ज़्यादा है। 11C 1/9% ज़्यादा है। तो इस प्रकार से अपन थिंक कर सकते हैं, नो डाउट, और आसानी से इनका रिजल्ट बता सकते हैं। देखिए ए की आय किससे? बी से। तो बी को हमने क्या माना? 100 माना। कितनी कम है? 10 कम है। तो 100 से 10 कम कितना हो गया? 90। ए 10 कम है तो कितना हो गया? 90। अब इसका उल्टा सोचिए, बी की आय ए से तो ज्यादा है ना। कितनी ज्यादा है? 10 ज्यादा है। किससे? ए से। ए कितना है? 90। गुणा क्या कर देंगे? 100। कितना % ज्यादा हो गया? 11C 1/9। या फिर मैं 10% का फ्रैक्शन बना लूँ। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। तो ए की बी की आय कितनी हो गई? 10। देखो बी की आय से कंपेयर किससे हो रहा है? बी से, तो वो नीचे मिलेगा। बी की आय कितनी हो गई? 10। उससे कम है कितनी? 1 कम है। तो 10 से 1 कम करेंगे, बोलो कितना होगा? 9। तो ए और बी की आय का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 9:10। तो बी की आय ए से कितनी ज्यादा है? ए। किससे? ए से। ए कितना है? 9 और गुणा 100। 1/9 कितना % होता है? 11C 1/9। सीधे शब्दों में कहें तो और भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो डाउट। देखिए
भाई एक की आय किसी से कम है तो दूसरे की आय उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो ए और बी है, 10% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/10। बी यदि 10 है, बी कितना है 10, तो ए कितना हो गया 9, तो ए तो 9 हुआ और बी कितना हो गया 10। इसका मतलब 10 से क्या हो गई, 9 हो गई ना। मैं ऐसे कह दूं बी की आय कितनी हो गई 10 और ए की कितनी हो गई 9, ऐसे लिख दूं मैं। अरे आय बी की 10 से 9 हो गई, तो 9 से इधर उल्टा चल लो, रिवर्स चल के देख लो, तो 9 से 10 कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 9 से। गुणा क्या कर देंगे 100, तो 11 से 1/9% क्या है, ज़्यादा है। तो ए की आय बी की आय से कम है, ज़्यादा है, इस प्रकार के सवाल हम ऐसे कर सकते हैं। ये बात समझ में आई होगी, ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक सवाल और लेते हैं। ए की आय बी की आय से, मान लीजिए यहां दे दिया 16 से ही 2/3% कम है, 16 से ही 2/3% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो दोस्तों क्या करेंगे, 16 से ही 2/3% का भिन्न बनाएंगे, और 16 से ही 2/3% का भिन्न क्या होगा, 1/6 होगा। तो 1/6 क्या है, कम है। तो बताओ किसकी आय से कम है, बी की आय से। तो बी की आय कितनी हो गई 6, ऐसे लिख लो, बी की आय कितनी है 6। तो ए की आय कितनी होगी, 6 से 1 कम है, कितनी हो गई 5, तो 6 से 5 होगी। तो ए की आय बी से कितनी ज्यादा है, 1। अरे बी की आय ए से कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो देखो 5 से 6 1 ज्यादा हुई कि नहीं हुई, किससे ज्यादा हुई, ए से। तो 5 और गुणा 100 कर दो, 1/5 का मतलब कितना परसेंट, 20% ज्यादा है। ऐसे नहीं करते तो आप 100 मान के कर लें, पर ये तरीका लगाएंगे तो नो डाउट 16 से ही 2/3% का मान क्या हुआ, 1/6। अब बी की आय बटे में लिखा हुआ है, वो बी का आय होगा, कितना हो गया 6। ए की आय कितनी कम है, 1 कम है, 6 से क्या हो गया 5। तो इधर से इधर आया तो कम हो गया, अब इधर से इधर जाओगे तो ज्यादा है, इधर से इधर जाओगे तो क्या है, ज्यादा है। 6 5 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 5 से। तो 1/5 गुणा 100, तो कितनी परसेंट ज्यादा हो गई, 20%। अदरवाइज मैंने क्या बताया, 100 मान लीजिए, आप आसानी से उससे कर सकते हैं, पर ये फ्रैक्शन आ जाए तो मेरे हिसाब से फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेना सबसे बेहतर होगा। चलिए और सवाल लेते हैं, देखना अब की बार मैं ज्यादा की बात करता हूं, देखना। ए की आय बी की आय से, मान लीजिए 33 से ही 1/3% ज्यादा है, 33 से ही 1/3% ज्यादा है। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। एक तरफ ज्यादा दिया तो दूसरी तरफ क्या देगा, कम दिया। अब देखो 33 से ही 1/3% का दोस्तों भिन्न क्या होगा, 1/3 होगा कि नहीं होगा, और 1/3 क्या है, ज्यादा है। तो बताओ किससे ज्यादा है, बी से। तो बी की आय कितनी हो गई 3, तो बताओ ए की आय 1 ज्यादा है तो कितनी हो गई 4, तो 3 से क्या हो गई 4। अब उल्टा चल लो, 4 से 3, तो 4 से 3 बताओ आय क्या हो रही है, कम हो रही है। अरे ए की आय बी से क्या हो रही है, कम हो रही है। 4 से 3 हो गई, देखो 4 से 3 हो गई, कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई। किससे कम हुई, 4 से कम हुई, और गुणा क्या कर दो 100, और 1/4 कितना परसेंट होता है, 25% की कमी होगी। कितने परसेंट की कमी होगी, 25% की। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कर सकते हैं ना आसानी से। चलिए और लेते हैं, देखना फटाफट। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कम ज्यादा का फर्क पड़ता है। अरे भाई एक की आय कम है तो दूसरे की क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिया ए की आय बी की आय से 11 से ही 1/9% ज्यादा है। ए की आय बी की आय से कितनी ज्यादा है, 11 से 1/9। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहला काम है भिन्न बनाओ, 11 से 1/9 का भिन्न क्या होगा, 1/9 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ये 1/9 क्या है, ज्यादा, किसकी आय से, बी की आय से। तो बी की आय कितनी हो गई 9, तो लिख डालो बी की आय 9। कितनी ज्यादा है, 1। तो बताओ किससे ज्यादा है, ए की आय ज्यादा है, तो 9 से 1 बढ़ा दो, कितनी हो गई 10। तो 9 से 10 हो गई। अब उल्टा चल लो, 10 से क्या हो गई 9, बी की आय ए से तो क्या है, कम हुई ना। तो 10 से 9 होने का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 1 की कमी हो गई। किससे कम हुई, 10 से। तो 1/10 गुणा क्या करेंगे 100, और इसका कैलकुलेशन करेंगे, कितना परसेंट आ गया, 10% की क्या हो गई कमी, 10% की कमी। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यदि धन वाला क्वेश्चन आ जाए, ए की आय बी की आय से इतने परसेंट ज्यादा कम है, तो आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए यदि ये बात समझ में आ गई तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया, यस नो का जवाब दे सकते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या सवाल है। अब अपन वर्दी कमी वाला सवाल ही लेते हैं, आयत पर लेते हैं। यदि आयत की लंबाई में वृद्धि या कमी कर दी जाए तो चौड़ाई में क्या परिवर्तन करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यदि एक भुजा को बढ़ाओगे तो दूसरी भुजा में स्वाभाविक सी बात है कि कमी करनी पड़ेगी, तभी तो एरिया नो चेंज रहेगा, एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसे सवाल आते हैं, तो सवाल लिख रहा हूं मैं, आयत की लंबाई को इसी तरीके से हल करना है। आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया जाए, 10% कम कर दिया जाए तो चौड़ाई में कितना % वृद्धि करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इस सवाल को मैं दो तरीके से बता रहा हूं, एक सिंपल तरीके से, एक शॉर्ट बताऊंगा। पहले सिंपल समझो, सवाल कहना क्या चाहता है ये हमारे माइंड में बैठना चाहिए। तो बताओ, आयत की दो भुजा होती है, एक तो लंबाई होती है और एक क्या होती है दोस्तों, चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है। आयत की लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दें तो बताओ क्या आएगा, क्षेत्रफल। शुरू में लंबाई में 100% मान लूं, चौड़ाई भी 100 मान लूं, तो दोस्तों क्षेत्रफल कितना हो गया, 10,000 वर्ग इकाई हो जाएगा। अरे लंबाई को शुरू में 100 माना, चौड़ाई को भी मैंने क्या मान लिया 100, तो 100 गुणा 100 क्षेत्रफल क्या होगा, 10,000 होगा। लंबाई में क्या कर दिया, 10% की कमी। पहले लंबाई 100 थी, 10 की कमी कर दी तो बोलो क्या हो गई, 90 हो गई। अब लंबाई में कमी होगी तो चौड़ाई में कह रहा है कितना % वृद्धि करें, तो 100 से तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 100 + x कह दूं मैं, वृद्धि कर दी, 100 + x की वृद्धि कर दी। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, इसका मतलब है जितना पहले क्षेत्रफल था उतना ही अब होना चाहिए। तो पहले क्षेत्रफल कितना आया, 10,000, वही अब क्षेत्रफल होना चाहिए। तो क्षेत्रफल नो चेंज है कि नहीं है। अरे भाई लंबाई आपने शुरू में 100 मानी, चौड़ाई 100 मानी, तो इसका एरिया क्या आ गया, 100 गुणा 100, 10,000 आया कि नहीं है। कह रहा है कि लंबाई को 10% कम कर दो, 100 से 10 कम कर दो, कितना हो गया, 90। चौड़ाई को बढ़ा दो, कितना बढ़ा दिया हमने, x बढ़ा दिया। पहले 100 थी, अब +x कर दिया, 100 + x नई चौड़ाई होगी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो नया क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए। जितना था पहले उतना ही अब होना चाहिए। पहले 10,000 था तो अब भी क्या होना चाहिए, 10,000। इसको सोल्व करें अपन तो देखना, 1 0 से 1 0 कट गया। अभी को 100 को 9 से गुणा करें तो बताओ कितना आया, 900 + 9x बराबर क्या हुआ, 1000 आया। 1000 में से 900 घटाओगे तो क्या बचेगा, 9x बराबर 100 बचेगा, और x बराबर 100/9 करोगे तो बताओ क्या आएगा, 11 से 1/9%। क्या आया, कमी। अरे क्या आया, वृद्धि, सॉरी कमी नहीं वृद्धि, क्योंकि आपने क्या किया है, +x ही तो किया है ना। तो बताओ चौड़ाई में कितना % वृद्धि करनी पड़ेगी, 11 से 1/9। अब इतना बार बार थोड़ी ना हल करेंगे हम, बार बार इतना बड़ा थोड़ी ना करेंगे। तो मैंने जो समझा है ना, एक तरफ तो क्या लिखो, ये भिन्न ही ले लो आप डायरेक्ट। 10% का भिन्न क्या हुआ, 1/10। 10% का भिन्न क्या हुआ, 10। तो पहले लंबाई क्या थी, 10, अब कमी हो रही है कितने की, 1 की। तो लंबाई 10 से क्या हो गई, 9 हो गई। लंबाई 10 से क्या हो गई, 9। तो बताओ चौड़ाई 9 से क्या होगी, 10। अरे भाई एक भुजा में कमी तो दूसरे में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि, तभी तो एरिया नो चेंज रहेगा ना। देखो इस भुजा में कमी की तो इसमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि, तभी तो एरिया पहले जैसा रहेगा। तो ये चीज माइंड में बैठा लो, एक भुजा में कमी तो दूसरी में वृद्धि करेंगे तभी ही आपका एरिया नो चेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बदलेगा नहीं। तो बताओ लंबाई 10 से 9 हो गई तो दूसरी भुजा को 9 से 10 करना पड़ेगा, तभी तो एरिया नो चेंज रहेगा ना। तो दूसरी भुजा क्या है, चौड़ाई, तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, 910। ये अनुमान लगाना आपको। लंबाई 10 से 9 हो गई तो चौड़ाई को 9 से क्या करना पड़ेगा, 10। अरे इधर से तो कमी होगी, वो तो सवाल में गिवन है। अब चौड़ाई को 9 से 10 कर दो, 9 से 10 करोगे तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की। कहाँ से, 9 से, तो 1/9 और गुणा क्या कर दो, 100। 11 से 1/9% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। इतना न करके आप सीधा डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा समझ सकते हैं। लंबाई में कितनी कमी कर रहा है, 10%। उससे पहले मैं कह दूं कि लंबाई को 100% माना, चौड़ाई को 100% माना, तो 100 गुणा 100 कितना हो गया, 10,000।
अब लंबाई में 10% की कमी कर दी, बोलो कितना हो गया 90। चौड़ाई में एक भुजा में कमी तो कह रहा है दूसरे में वृद्धि करो, तो 100 प्लस एक्स की वृद्धि कर दी, तो नई चौड़ाई क्या होगी 100 प्लस एक्स होगी। तो एरिया नो चेंज, मतलब पहले एरिया 10,000 था तो अब भी कितना होना चाहिए 10,000 होना चाहिए। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, इसको हल करोगे तो x का मान क्या आया 11 से 1/9। तो x किसको माना था आपने चौड़ाई, तो चौड़ाई में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी 11 से 1/9। अब बार बार मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें थोड़ी ना करनी है, हमें तो सीधा हल करना है। वो कैसे हल करना है मैंने क्या बताया, एक भुजा में वृद्धि तो दूसरी भुजा में क्या करनी है कमी करनी है। और वो कमी डायरेक्ट कैसे समझाया, जैसे धन वाला बताया वैसे इसको हल कर लेना है। एक ही मेथड से आप बार बार इन सवालों को हल कर सकते हैं। लंबाई में 10% की क्या हो रही है कमी, तो 10% का भिन्न क्या हो गया दोस्तों 1/10। 1/10 की क्या हो रही है कमी, तो बताओ लंबाई कितनी थी, मूल लंबाई 10 थी, एक की कमी हो गई तो क्या हो गई 9। यदि लंबाई 10 से 9 हो गई तो चौड़ाई क्या करनी पड़ेगी 9 से 10 बढ़ानी पड़ेगी। तो चौड़ाई आपको 9 से 10 बढ़ानी पड़ेगी। तो 9 से 10 कितनी बढ़ी, एक की वृद्धि हुई, किस पर हुई 9 पर, और गुणा क्या कर देंगे 100। तो बताओ 11 से 1/9% की क्या हो गई वृद्धि। तो चौड़ाई में कितना % की वृद्धि। उतनी बड़ी कैलकुलेशन न करके आप सीधा सीधा फास्टली रिजल्ट हवा में बता सकते हैं। बताओ रिजल्ट हवा में आया कि नहीं आया, केवल समझ का फर्क है, आप जितना समझेंगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं, देखिएगा। आयत की लंबाई को मैं यहां डाटा चेंज कर देता हूं, 25% कम कर दिया जाए, लंबाई को 25% कम कर दिया जाए तो चौड़ाई में कितना % वृद्धि करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। हमें बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है दोस्तों, हमें इसको कैच करना है। 25% की क्या हो रही है कमी, तो 25% लंबाई में वह कमी हो रही है, तो 25% का भिन्न क्या हुआ 1/4। तो 1/4 की कमी किस में लंबाई में, तो लंबाई पहले कितनी थी 4, एक की कमी होगी तो 4 से कितना हो गया 3। एक भुजा में कमी तो दूसरी भुजा में क्या करनी होगी वृद्धि। बार बार बता रहा हूं, एक भुजा में कमी तो दूसरी भुजा मतलब चौड़ाई में वृद्धि करेंगे तभी तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। तो बताओ चौड़ाई 3 से 4 हो गई तो कितनी बढ़ी, एक की वृद्धि हुई, किस पर 4 पर या 3 पर, 3 से 4 हो रही है तो किस पर बढ़ेगी 3 पर, और गुणा क्या कर देंगे 100। बताओ कितना %, 33 से 1/3% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो चौड़ाई में कितना % वृद्धि करनी पड़ेगी आपको 33 से 1/3% की। ये बात समझ में आई होगी। चलिए और सवाल लेते हैं, फटाफट प्रैक्टिस करते जाओ और आंसर का कमेंट करके बताओ हाँ सर कि ये रिजल्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी कमेंट करें यस या नो। एक सवाल और लेता हूं कमी वाला, फिर वृद्धि वाला बताता हूं, देखना। देखिएगा, किसी आयत की लंबाई को 16 से 2/3% कम कर दिया जाए, आयत की लंबाई को 16 से 2/3% कम कर दिया जाए तो चौड़ाई में कितना % वृद्धि करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो एक भुजा में कमी तो दूसरे में क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट आप इसको कैच करिए। तो 16 से 2/3% कमी कर रहा है तो इसका भिन्न क्या हो गया दोस्तों 1/6 की कमी। तो लंबाई में 6 से 1 की कमी हो रही, तो लंबाई 6 से क्या हो गई 5। एक भुजा में कमी तो दूसरी भुजा में वृद्धि, चौड़ाई 5 से क्या हो जाएगी 6, तो कितने की वृद्धि हुई 1 की, किस पर हुई 5 पर, गुणा क्या कर देंगे 100। और 1/5 कितना % होता है दोस्तों 20/5% की क्या हो जाएगी वृद्धि। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अच्छे से समझ में आ गई होगी। ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी नहीं है, जितना शॉर्ट समझ सकते हैं, जितना अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग करें। अब की बार मैं भुजा में वृद्धि दे देता हूँ, लोग लंबाई में वृद्धि, तो यहाँ पर कमी दे देगा। लंबाई को 30% वृद्धि कर दी जाए, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितना % कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब की बार भुजा में क्या हो रही है वृद्धि, कितने % की 30% की भुजा में क्या हो रही है वृद्धि, भुजा में कितना % वृद्धि हो रही है 30% की। अब देखो 30% का भिन्न क्या होगा दोस्तों 3/10, 30% का भिन्न क्या होगा 3/10 वृद्धि हो रही है। तो बताओ मूल लंबाई क्या थी 10, वृद्धि कितने की हुई 3 की, तो लंबाई 10 से कितनी हो गई 13, लंबाई 10 से कितनी हो गई 13। अब मुझे बताओ लंबाई 10 से 13 हुई तो चौड़ाई 13 से क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो 13 से कितनी होगी 10, इसका मतलब चौड़ाई में कितने की कमी हुई 3 की, और वो कमी 13 से 10 हो रहा है तो कहां से कम हुआ
13 में से कम हुआ ना, तो 3/13 और गुणा क्या कर देंगे 100। अब इसको हल कर लो, 300 में आप किसका भाग दे देंगे 13 का, नहीं तो आपको 1/13 का मान पता है 7 से ही 9/13 होता है, तो 7 से ही 9/13 को आप किससे गुणा कर देंगे 3 से, या 300 में किसका भाग दे दो 13 का, तो 13 दूनी 26, 4 0 13 13 39, 23 से ही 1/13% की क्या होगी कमी। तो चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी होगी 23 से ही 1/13% की। दोस्तों बेहतर समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं, हमें हर रिजल्ट फास्टली किस में बताना है, हवा में। तो जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, लिखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए एक सवाल और लेता हूँ लास्ट इसका, मैं तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पहले कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन बताए, अब एक भुजा में वर्दी कमी वाले फिर आगे लेंगे, ऐसे एक एक, जिससे आपको सारा कंटेंट एक जगह मिल जाए। बीच बीच में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं ला रहा हूं मैं, ऑन द स्पॉट सवाल लिखाए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तरीके वाइज अपन की एक तरीके के जितने क्वेश्चन है हम एक जगह कवर करने जा रहे हैं। अब की बार आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ चौड़ाई में कितना परसेंट कमी करेंगी, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। जो भी सवाल कर रहा हूं मैं यहाँ क्षेत्रफल अपरिवर्तित, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये जो परिवर्तन होगा वो आगे बताएंगे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो रहा है, ये दोनों भुजाओं में लंबाई चौड़ाई में कितना परसेंट वृद्धि कमी, वो करेंगे। लेकिन फिलहाल एक भुजा में वृद्धि कमी और दूसरी भुजा में भी वृद्धि कमी फाइंड कर रहे हैं। तो बताओ लंबाई में 40% की क्या है वृद्धि, तो दोस्तों 40% का भिन्न क्या होता है 2/5। अरे ऐसे हल कर सकते हैं 40/100, 20 से काट दो 2, 20 से काट दो 5, 2/5। नहीं तो सीधा याद रखो 40% किसके बराबर होता है 2/5। मैंने बताया था 1/5 20% के बराबर होता है, तो 2/5 40% के बराबर होता है। अब बताओ क्या हो रही है वृद्धि, लंबाई बताओ पहले कितनी थी 5, कितने की वृद्धि हुई 2 की, तो लंबाई 5 से क्या होगी 7। तो बताओ चौड़ाई 7 से क्या होगी, अरे एक भुजा में वृद्धि तो आप उल्टा चल के देखो ना, तो चौड़ाई में क्या होगी कमी होगी। तो चौड़ाई 7 से क्या हो गई 5, बताओ कितने की कमी हुई 2 की कमी। किस पर हुई 5 पर या 7 पर, 7 से 5 हो रहा है तो स्वाभाविक सा है 7 से कमी होगी। 2/7 गुणा 100, 1/7 14 से 2/7 होता है, तो 2/7 कितना होगा 28 से 4/7% की क्या होगी कमी। तो चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी करनी होगी आपको 28 से 4/7% की कमी करनी होगी। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए ये बात यदि समझ में आ गई तो ये इसी टाइप के सवाल मैं और बता रहा हूं, देखना क्या सवाल है। एक जगह सारा कंटेंट पढ़ोगे ना तो ज्यादा आप भ्रमित भी नहीं होंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। अब इसी लैंग्वेज में इसी टाइप के जो सवाल आते हैं ना, मान लीजिए आप मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी का प्लान कर रहे हैं, तो मूवी का जब भी हम प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं भाई इस मूवी के टिकट का मूल्य ज़्यादा है या कम है। यदि दोस्तों टिकट का मूल्य ज़्यादा होगा तो आप प्लान बदल भी सकते हैं कि यार नहीं कोई इमरजेंसी है, किसी प्लस माइनस के साथ जाओ तो हो सकता है आप दुगुनी दामों की भी खरीद सकते हो, नो डाउट, क्योंकि प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा ही चलता है। तो चलिए सीधा सा अर्थ ये है कि यदि टिकट के मूल्य में वृद्धि होगी तो दर्शकों की संख्या में क्या होगी कमी। अरे टिकट का मूल्य ज़्यादा होगा, दर्शकों की संख्या में क्या होगी कमी होगी। और यदि टिकट के मूल्य में कमी हुई तो दर्शकों की संख्या में क्या होगी वृद्धि। इसका मतलब है मूल्य और संख्या दोनों रिवर्स है, एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। अरे एक दूसरे के अपोजिट हुए ना, टिकट के मूल्य में वृद्धि दर्शकों की संख्या में कमी, टिकट के मूल्य में कमी तो दर्शकों की संख्या में क्या होगी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार का सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी मूवी के टिकट के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो बताओ दर्शकों की संख्या में कितनी % कमी होगी कि उसकी आमदनी पे कोई आमदनी अपरिवर्तित रहे। आमदनी क्या रहे अपरिवर्तित। आमदनी क्या होती है, टिकट के मूल्य को किससे गुणा करते हैं दर्शकों की संख्या से। अरे एक थिएटर वाले की कमाई कैसे होती है, जो टिकट का मूल्य है उसको दर्शकों की संख्या है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो थिएटर वाले की आमदनी का पता चलता है। तो ये कुछ ऐसा ही सवाल हो गया जो लंबाई चौड़ाई वाला था, लंबाई में वृद्धि चौड़ाई में कमी। तो यहाँ क्या कहेगा, टिकट के मूल्य में वृद्धि दर्शकों की संख्या में कमी, टिकट के मूल्य में कमी तो दर्शकों की संख्या में वृद्धि। तो बात समझ में आई कि नहीं। सवाल की लैंग्वेज लिख रहा हूँ, देखिएगा इसी टाइप से हम हल करेंगे।
किसी सिनेमा हॉल की के टिकट के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर दर्शकों की संख्या में कितने % वृद्धि हो कि आमदनी अपरिवर्तित रहे। अब देखिए, चलिए, किसी सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में कितनी कमी हो रही है? 20% की कमी हो जाने पर दर्शकों की संख्या में कितने % की वृद्धि हो जाए कि आमदनी अपरिवर्तित रहे। मैंने क्या बताया दोस्तों, आमदनी क्या होती है? जो टिकट का मूल्य है उसको किससे गुणा कर देंगे? दर्शकों की संख्या से गुणा कर देंगे तो आमदनी आएगी कि नहीं आएगी? अरे एक टिकट का मूल्य 50 है, 5 लोग देखने गए तो 50 पंजे 250। जो थिएटर वाला है उसको कितने रुपए प्राप्त हुए? 250 रुपए प्राप्त हुए। तो थिएटर वाले की वो आमदनी होगी कि नहीं होगी? तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल वाली कहानी चल रही है कि नहीं? यहाँ लंबाई मान लो, ये चौड़ाई मान लो, लंबाई में वृद्धि तो चौड़ाई में कमी कर रहे थे ना। तो किसी सवाल को एक चीज उसी लैंग्वेज पहले वाले तरीके में जोड़ के देखो ना, अलग तरीका क्यों ढूंढने की कोशिश करते हो? ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक रखते हैं, इन कॉन्सेप्ट को एक दूसरे पे लागू करना सीखो, फिर आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, टिकट के मूल्य में कितनी कमी है? 20%। तो बताओ 20% का भिन्न क्या होगा? 1/5 की कमी। तो बताओ टिकट का मूल्य पहले कितना था? 5। अब 1 की कमी हो गई तो मूल्य कितना हो गया? 4। 5 से कितना हो गया? 4। अब मुझे बताओ टिकट का मूल्य 5 से 4 होगा तो दर्शकों की संख्या क्या होगी? 4 से 5 होगी कि नहीं होगी? अरे भाई, टिकट के मूल्य में कमी तो दर्शकों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि। तो 5 से 4 टिकट का मूल्य हुआ तो दर्शकों की संख्या क्या होगी? 4 से 5, क्योंकि टिकट के मूल्य में कमी हो जाने पर दर्शकों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो बताओ 4 से 5। अब बताओ 4 से 5 हुई तो दर्शकों की संख्या भी वृद्धि हुई या कमी हुई? वृद्धि। कितने की? 1 की। किस से? 4 से। गुणा 100 और 1/4 दोस्तों कितना % होता है? 25% की वृद्धि। बताओ कोई नया टाइप आया क्या? नया तरीका लिया क्या हमने? ये उसी से रिलेटेड है, पर उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि एक ही टाइप से हम कितने सारे टाइप को हल कर पाए। यही तो कला है, और इसी कला को आप पकड़ लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें बहुत सारे लोग फॉर्मूले वगैरह बताते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट सीखें, लैंग्वेज को पकड़ना सीखें, कहीं ना कहीं आपको बहुत आसानी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें? प्रैक्टिस करें। चलिए, अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। देखना चेंज क्या करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं 1-2 सवालों का। देखना, सवाल लिख रहा हूं, आप कमेंट करके जल्दी से बता देना। मैं केवल डाटा चेंज कर रहा हूं। टिकट के मूल्य में 15% की कमी हो जाने पर, 15% की क्या हो जाने पर? कमी हो जाने पर, 15% की कमी हो जाने पर दर्शकों की संख्या में कितने % की वृद्धि? दर्शकों की संख्या में कितने % की वृद्धि हो कि आमदनी अपरिवर्तित रहे? भाई साहब, टिकट के मूल्य में क्या हो रहा है? कमी। तो 15% की क्या हो रही है? कमी। बताओ भिन्न क्या होगा 15% का? 3/20। भिन्न क्या होगा? 3/20। मतलब मूल्य 20 था, 20 से 3 कम हो गया, कितना हो गया? 17। अरे मूल्य 20 से कितना हो गया? 17। भाई साहब, टिकट का मूल्य 20 से 17 होगा तो दर्शकों की संख्या क्या होगी? 17 से 20 होगी, तभी तो आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दर्शकों की संख्या क्या होगी? 17 से 20। कितनी बढ़ी? 3 बढ़ी। किस पर बढ़ी? 17 पर बढ़ी। गुणा क्या करेंगे? 100। तो 300 में किसका भाग दे देंगे? 17 का। 17 एकम 17, 130। 17 सत्ते 119। 17 से 11/17% की क्या होगी? वृद्धि। किसमें वृद्धि हुई दोस्तों? ये दर्शकों की संख्या में। किसमें वृद्धि होगी? ये दर्शकों की संख्या में। बताओ ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? एक कॉन्सेप्ट को मैं बहुत सारी लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ। आप भी इस चीज़ को सीखने की कोशिश करें, अलग अलग तरीके लगाने की जरूरत ना पड़े। देखो भाई साहब, टिकट के मूल्य में कितनी कमी हुई? 15%। अब आप सोचो, टिकट के मूल्य में कमी, दर्शकों में वृद्धि। अरे दर्शकों में वृद्धि, खर्चा अपरिवर्तित रखना है तो टिकट के मूल्य में कमी होगी तो दर्शकों में वृद्धि करनी पड़ेगी। और टिकट के मूल्य में
वृद्धि होगी तो दर्शकों की संख्या भी क्या करनी पड़ेगी, कमी, तभी तो खर्चा मतलब आमदनी बराबर रहेगी ना। तो चलिए अब कमी की जगह मैं वृद्धि ले लेता हूं, देखना ध्यान से। 15% कमी की जगह मैंने ले लिया 16 से ही 2/3% टिकट के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। टिकट के मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो बताओ दर्शकों की संख्या में बताओ क्या करनी पड़ेगी, कमी, कि कितने % कमी हो कि आमदनी अपरिवर्तित रहे। हम वो सवाल हल कर रहे हैं जिसमें आमदनी अपरिवर्तित रहे। पहले क्या हल किया था, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार के सवाल, एक आय वाला, किसी की आय बढ़ रही है एक से दूसरे से, तो दूसरे की पहले से क्या होगी, कम भी होगी। इस प्रकार के सवाल हल कर रहे हैं जिसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बताओ टिकट के मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, 16 से ही 2/3% का दोस्तों भिन्न क्या होगा, 1/6 होगा कि नहीं। तो बताओ पहले मूल्य कितना था, 6, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 7, 6 से कितना हो गया, 7, अरे 6 से कितना हुआ, 7। अब बताओ दर्शकों की संख्या में क्या होगी, 7 से 6 क्या हो रही है, कमी, और 7 से 6 क्या हो रही है, कमी। कितने की कमी हो रही है, 1 की। किस पर कमी हो रही है, 7 पर। तो 1/7 गुणा क्या करेंगे, 100। तो बताओ कितना % की कमी हो जाएगी, 14 से 2/7% की क्या होगी, कमी होगी। 14 से 2/7% की क्या हो जाएगी, कमी होगी। बताओ इसमें कोई डाउट है। 16 से 2/3% 1/6 होता है, तो 6 से बताओ क्या होगी, वृद्धि हो रही है तो 7 हो गया। क्या टिकट के मूल्य 6 से क्या हो गया, 7। यदि टिकट का मूल्य 6 से 7 होगा तो दर्शक क्या हो जाएंगे, अपने आप 7 से 6 हो जाएंगे, क्योंकि अपरिवर्तित किसको रखना है, आमदनी को रखना है। तो बताओ 7 से 6 कमी हुई तो कितने की कमी, 1 की। किस पर हुई, 7 पर गुणा 100, 14 से 2/7% की क्या हो जाएगी, कमी। एक सवाल और लेते हैं लास्ट इसका, फिर इसी तरीके को हम दूसरी लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं वो समझाएंगे। अब देखना यहां पर लिया मैंने, यदि मूल्य में 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो जाती है तो दर्शकों की संख्या में कितने % कमी हो कि आमदनी अपरिवर्तित रहे। तो आमदनी अपरिवर्तित वही सवाल है, तो 33 से ही 1/3% का भिन्न क्या हुआ, 1/3। 33 से 1/3 का भिन्न क्या हुआ, 1/3। तो बताओ मूल्य 3 से क्या हो गया दोस्तों, 4। मूल्य 3 से 4 हुआ तो दर्शकों की संख्या क्या हो गई, 4 से 3। तो बताओ क्या हुई, कमी। कितने की, 1 की। किस पर, 4 से 3 हो रही है, इसका मतलब किससे कम हो रही है, 4 से। गुणा क्या कर देंगे, 100। बताओ कितने % की कमी हो गई, 25% की कमी। तो दर्शकों की संख्या में कितने % की कमी हो जाएगी, 1/4, मतलब कितना % की कमी हो जाएगी, 25% की कमी हो जाएगी। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, आ गई होगी। अब देखना इसी कॉन्सेप्ट को मैं दूसरी लैंग्वेज में कैसे यूज करता हूं। पहले उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। मैं कोई नया तरीका नहीं बता रहा हूं, एक ही तरीके से मैं बहुत सारी लैंग्वेज को एक तरीके में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, कैसे करे जाता है। देखना, किसी वस्तु का भाव है। अब आप देखो, आप ऑन रोड खड़े हैं, वहां आपके सामने से एक ठेले वाला जा रहा है और वो आवाज लगा रहा है, अनार 500 रुपए केजी। अनार किस भाव है, 500 रुपए केजी। आपको क्या लगा, यार भाव तो बहुत ज़्यादा है। तो आप बताओ अनार खरीदने का मन करेंगे, नहीं। ज़रूरत होगी तो, जैसे मान लो आपको 2 किलो की ज़रूरत थी, तो भाव के हिसाब से आप 1-2 अनार खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाव क्या था, ज़्यादा। और वही ठेले वाला आपको ये कहे 50 रुपए किलो अनार, तो पहले आपने भाव सुना 500 और आज भाव सुन रहे हो 50 का, तो बताओ 5-7 किलो लेने की कोशिश करेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी वस्तु के भाव में वृद्धि तो उसकी क्वांटिटी मतलब मात्रा मतलब खपत में क्या होगी, कमी। भाव में वृद्धि तो खपत में कमी, और भाव में कमी तो वस्तु क्या खरीदी जाएगी, ज्यादा, मतलब उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा, खपत क्या होगी, ज्यादा। तो मैं यहां लिख दूं, यदि किसी वस्तु का भाव ज्यादा होता है तो उसकी खपत का मतलब यहां मात्रा से दोस्तों, क्वांटिटी से। खपत का मतलब किससे, क्वांटिटी से। तो भाव ज्यादा होगी तो खपत क्या होगी, कमी, और भाव में कमी होगी तो खपत क्या होगी, ज्यादा। नॉर्मल सी बात है, डेली लाइफ में इन शब्दों को यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। सब्जी लाने जाते हैं, भाव पूछते हैं, ज्यादा लगता है सब्जी कम लेते हैं, भाव कम दिखता है सब्जी ज्यादा ले लेते हैं। फ्रूट्स की बात करते हैं, भाव ज्यादा लगता है फ्रूट्स कम खरीदते हैं, भाव में फ्रूट्स के भाव में कमी तो वस्तु ज्यादा ले लेते हैं। सही है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं कि किसी वस्तु के भाव में इतने % वृद्धि हो गई तो खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा बराबर रहे।
और आपको पता है खर्चा क्या होता है, बहाव को मात्रा से खपत से गुणा कर दें तो खर्चा आएगा कि नहीं आएगा। अरे किसी वस्तु का भाव 50 रुपए पर केजी है और 5 किलो आपने खरीदी, तो 50 के भाव से 5 किलो खरीदी तो 50 गुना 250 रुपए खर्च हुए कि नहीं हुए। इसका मतलब भाव को मात्रा से गुणा करते हैं तो क्या आता है, खर्चा आता है। आयत वाले में क्षेत्रफल आया था, लंबाई गुना चौड़ाई। मूवी वाले में क्या आया, टिकट का मूल्य गुना दर्शकों की संख्या बराबर आमदनी आई थी। अब की बार खर्चे की बात हो रही है भाई साहब, तो भाव को मात्रा से गुणा कर दें तो क्या आ जाए, खर्चा। कुछ रूप बना दिमाग में झालरों, अरे बना कि नहीं बना, या फिर ऐसे ही झालरों की तरह घूम रहे हो। चलिए, भाव को मात्रा से गुणा करेंगे क्या आएगा, खर्चा आएगा। और किसी वस्तु का भाव ज्यादा होगी तो खपत का मात्रा क्या होगी, कम, और भाव में कमी होगी तो खपत क्या होगी, ज्यादा। इसी कॉन्सेप्ट पर अपन काम कर रहे हैं, वो सवाल मैं लिख रहा हूं और उसी कॉन्सेप्ट पे आपको हल करना है जो अब तक करते आए हो। सवाल है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर खपत का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं क्वांटिटी, मात्रा से, खपत में कितना परसेंट कमी करें, कितना प्रतिशत कमी करें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। यहां मैं कौन सा शब्द ले रहा हूं, खर्चा ले रहा हूं, क्योंकि भाव को मात्रा से गुणा करेंगे तो खर्चा आएगा, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे क्षेत्रफल आएगा, टिकट के मूल्य को दर्शकों की संख्या से गुणा करेंगे आमदनी आएगी। कुछ वैसी लैंग्वेज आपको नजर आ रही है। तो खर्चा क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्चे में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अपरिवर्तित हो। तो भाई साहब वही कहानी, बहाव में कितनी वृद्धि है, 20%, तो 20% की वृद्धि है तो उसका भिन्न क्या हो गया, 1/5। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, बहाव 5 से क्या हो गया, 6। कुछ वैसी याद आ रही है क्या, बहाव 5 से 6 हो गया तो खपत क्या हो गई, 6 से 5। अरे भाव में वृद्धि तो खपत में कमी, भाव में वृद्धि तो खपत में कमी, तो खपत 6 से क्या हो गई, 5, तो खपत में कितने की कमी आई, 1 की। किस पर हुई, 6 पर, और गुणा क्या कर देंगे, 100। और 1/6 क्या होता है, 16 से ही 2/3% की क्या हो गई, कमी। तो बताओ खपत में कितना परसेंट की कमी होगी, 16 से ही 2/3%। क्या वही कॉन्सेप्ट लगा क्या जो पिछले 3-4 टाइप पढ़े आपने, 3-4 लैंग्वेज के सवाल किए, उन्हीं से रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ। तो यही तो कह रहा हूं झालरों की लैंग्वेज पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए। एक कॉन्सेप्ट को जितना मैक्सिमम हो सके उतनी लैंग्वेज के सवालों में यूज करना सीखो। कितने फॉर्मूले ट्रिक याद करोगे झालरों की तरह, नो डाउट याद करते रहो, 10वीं 12वीं में याद नहीं हुई है तो यहाँ हमें कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, इसी में देखना, प्रैक्टिस करवाता हूं। बहाव में 20% वृद्धि की जगह दे दिया आपको 25% की वृद्धि, 25% वृद्धि हो जाने पर बताओ खपत में कितना परसेंट कमी करे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, खर्चा अपरिवर्तित रहे। बताओ अब 25% है तो 25% का भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों, 25% का भिन्न क्या होगा, 25% का भिन्न क्या होगा, क्या है, वृद्धि। तो 25% की वृद्धि 1/4। तो दोस्तों बहाव 4 से क्या हो गया, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 5। 4 से कितना हुआ, 5। बहाव में वृद्धि तो खपत में कमी, खपत 5 से क्या हो गई, 4। बताओ कितनी कमी हुई, 1 की कमी। किस पर हुई, 5 पर, और गुणा क्या कर देंगे, 100। 1/5 कितना परसेंट आ गया, 20% की कमी। तो दोस्तों खपत में कितना परसेंट की कमी होगी, 20% की कमी हो जाएगी, नो डाउट कर सकते हैं आराम से। चलिए अभी इसी सवाल में वृद्धि की जगह क्या दे दे, कमी। समझना, 28 से ही 4/7% की कमी हो जाए तो खपत में कितना परसेंट, यदि भाव में कमी होगी तो दोस्तों खपत में क्या होगी, वृद्धि करें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। अब बस भिन्न बनाना आना चाहिए और आप फटाफट इनके रिजल्ट बता सकते हो। तो दोस्तों 28 से ही 4/7% का भिन्न क्या होगा, 2/7 की कमी। तो बताओ भाव 7 से 2 कम हो गया तो 7 से क्या हुआ, 5। भाव में कमी तो खपत में वृद्धि, 7 से 5 हुआ तो खपत 5 से क्या हो गई, 7। तो बताओ कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि। किस पर वृद्धि हुई, 5 पर, और गुणा 100 कर दो। 2/5 हल करोगे कितना परसेंट वृद्धि आई, 40% वृद्धि।
इसी प्रकार से आप सवालों को हल कर सकते हैं, मैक्सिमम सवालों को आप रिजल्ट बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की जो मैंने 3-4 आपको लैंग्वेज के सवाल एक ही कॉन्सेप्ट से सिखाने की कोशिश की है, यदि नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को बैक जा कर के वापस देखें, लिखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आसानी से आपको आने लगेगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यही एंड करता हूँ। और उससे पहले आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बस मस्त होके पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।